दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो है कंपल्सरी सब्जेक्ट बीए, बीएससी और बीकॉम के सभी छात्रों जो कि 4th सेमेस्टर में है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। मैं प्रणय छिब्बर आपके बीच लेकर आ गया हूं इस वीडियो को जो कि आपके एग्जाम से पहले की प्रिपरेशन है। इस वीडियो के साथ-साथ मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ये वीडियो आखिर मैंने कहां से बनाया है, तो ज़रा गौर से देख लीजिए, ये तो मैं हूँ है। इस किताब को पूरा का पूरा पढ़ लिया है और इसमें से मैंने आपके लिए सारी चीज़ें बना दी हैं, नोट्स 30-35 पन्ने के हैं। इसके अलावा पिछली बार का राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का ये पेपर है, जिसके ऊपर एक एडिशनल वीडियो बना के मैं आप लोगों के लिए डालने वाला हूँ इस पेपर के ऊपर। और वो जो एडिशनल वीडियो होगा उसमें हर ऑप्शन का डिटेल्ड डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा, जो वीडियो कल आ जाएगा। आज फिलहाल हम इस वाले सारे सिलेबस को पढ़ने वाले हैं। 30-35 मिनट का ये वीडियो रहेगा और इसी के अंदर से लगभग लगभग पूरा का पूरा पेपर आपका आ जाना चाहिए, ऐसा मुझे विश्वास है। जैसे फर्स्ट एड का आया था, जैसे फूड न्यूट्रिशन का आया था, बिल्कुल मतलब वैसी ही स्थिति रहने वाली है। अच्छा, अगर आपको मेरी आवाज़ साफ-साफ आ रही है तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए यस सर, हमें आपकी आवाज़ आ रही है। यस सर आप कमेंट में लिख दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपका मन हो तो और वाक़ई में अच्छा लग रहा हो तो। अदरवाइज़ कोई नहीं बात, पढ़ाई करिए अच्छे से, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए तो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यस आपका लिख के आ ही गया, इसका मतलब आवाज़ आपको साफ-साफ आ रही है। तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ पहली स्लाइड के साथ। और उसमें सवाल पूछ रहे हैं भाई, हम क्या सवाल पूछ रहे हैं, क्या सवाल पूछ रहे हैं कि व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन। मैं भी यहाँ कोने में फिट हो जाता हूँ। फिजिकल एजुकेशन क्या है, तो देखो ऑब्जेक्टिव वाली बातें भी साथ साथ बताता चलूंगा। फिजिकल एजुकेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। टू वर्ड्स, पहला वर्ड है फिजिकल, दूसरा है एजुकेशन। और ये किस बारे में डील करता है, मसल की एक्टिविटीज यानी कि हमारी मांसपेशियों की गतिविधियों और उनकी प्रतिक्रियाओं रिस्पॉन्स के साथ डील करता है फिजिकल एजुकेशन। पेपर में आने वाला सवाल है, फिजिकल एजुकेशन कितने शब्दों से मिलकर बना है, क्या आंसर लिख के आएंगे फटाफट से लिख दीजिए। फिजिकल एजुकेशन कितने शब्दों से मिला है, मिलके बना है, एक से या दो से या तीन से या चार से। दो इसका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कौन से कॉलेज के हैं, कहां से हैं, प्लीज अपनी अटेंडेंस के रूप में अपना नाम और कॉलेज का नाम लिख के पोस्ट कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चलता रहे कि कौन कौन मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और दूसरा जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है योगा। भाई योगा तो आजकल बड़ा ही फेमस चल रहा है और भगवान की कृपा से योग ने पूरी दुनिया के ऊपर आजकल अपना एक अलग ही इमेज बना रखी है। योगा संस्कृत के शब्द युज से बना है, युज। और योगा क्या है, अपने इंटीग्रेटिंग एंटायर पावर ऑफ द बॉडी माइंड एंड सोल इनटू डिवाइन। योगा क्या है, मन और आत्मा की संपूर्ण शक्ति को परम आत्मा में एकीकृत, योग एडिशन करना ही योग है। तो भाई सिंपल सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बताई थी, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी चीज मैं आपको नहीं बताना चाह रहा था यहाँ। लेकिन हाँ, संस्कृत का शब्द है, युज वो शब्द है, इसका मतलब इंटीग्रेशन होता है, दो शब्दों से बना है। ये सब बातें इस वाले पेज पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसका पीडीएफ जो है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। उस लिंक से आप सीधे चैनल या ग्रुप में पहुंचेंगे, वहां आपको ये वाला पीडीएफ पड़ा हुआ मिल जाएगा। इससे पढ़ लीजिएगा, बाकी टेंशन मत लीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि लिबरेशन फ्रॉम पेन एंड सफरिंग इज अल्टीमेट गोल ऑफ योगा। योग से हमारा मस्तिष्क, हमारा माइंड, हमारा इतना हम लोग ऊपर उठ जाते हैं कि सभी प्रकार की पेन और सफरिंग से हम लिबरेट हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। वो हमको महसूस नहीं होती। ऑब्वियसली लॉर्ड कृष्णा ने कहाँ कहा होगा, भागवत गीता के अंदर। ये वाली बात महाभारत के दौरान उन्होंने कही होगी। अगली स्लाइड की तरफ चल रहे हैं हम। आखिर फिजिकल एजुकेशन, जो जो फिजिकल एजुकेशन आजकल तो आपके पास सब्जेक्ट भी है, कितने बच्चों के पास फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, सर लिख के बता दें। ये तो है ही, मतलब सभी के पास सब्जेक्ट के रूप में, भाई खेल कूद वाले सब्जेक्ट है ये तो क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य, अरे बहुत सारे लोगों के पास है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है आखिर फिजिकल एजुकेशन का। तो बताया गया है ये सब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक ओवरऑल डेवलपमेंट, व्यक्ति का मस्कुलर डेवलपमेंट, उसके ब्रेन का डेवलपमेंट, उसका सामाजिक विकास, उसका भावनात्मक विकास, उसकी हेल्थ की और नॉलेज की डेवलपमेंट। ये सारी क्या है, हेल्थ नॉलेज डेवलपमेंट, मतलब अपने शरीर की हेल्थ के बारे में नॉलेज रखने का जो विकास है, ये सारी चीजें किसका, फिजिकल एजुकेशन का ध्येय है, उसका एक ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है। और सबसे बड़ी बात ये वाला भैया, राइट एटीट्यूड बनाना फिजिकल एजुकेशन का सबसे बड़ा एम है। क्या,
राइट एटीट्यूड किसकी तरफ? फिजिकल एक्टिविटी की तरफ। इसका मतलब ये है कि जब पहले जमाने में कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, अब मामला गया पलट भाई साहब। अब पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब बनोगे ही, अच्छे से पढ़ना है। बट खेलोगे कूदोगे तो भैया आजकल तो मतलब कमाई की कोई लिमिट ही नहीं रही है। इतना हाईली पेड हो चुके हैं बड़े बड़े खिलाड़ी, इवन छोटे खिलाड़ी भी। और अब तो गवर्नमेंट की तरफ से मेडल जीतने पे ये करोड़ वो करोड़, बहुत बहुत ज्यादा एटीट्यूड टुवर्ड्स फिजिकल एक्टिविटी चेंज हो गया है। लोग अपने जीवन का हिस्सा मांगने लगे हैं, फिट रहना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं। सो मैनी थिंग्स हैव हैपेंड। इसका बाइफरकेशन यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूं, उसको ध्यान से देख लीजिए। फिजिकल एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं? फिजिकल डेवलपमेंट भी है, मेंटल डेवलपमेंट भी है, सामाजिक विकास भी है, और शरीर की विभिन्न मांसपेशियों हड्डियों का मोटर विकास भी इसका ऑब्जेक्टिव है। पेपर में आता है तो ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर होगा। आप आराम से लगाइएगा। फिजिकल एजुकेशन के बारे में मिसकंसेप्शन, भाई मिसकंसेप्शन का मतलब क्या होता है जरा लिख के बताइए फटाफट। मिसकंसेप्शन जो शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका क्या मतलब होता है? ये वाला शब्द, जी हाँ, इसका मतलब होता है गलत फहमियां। फिजिकल एजुकेशन के बारे में क्या गलत फहमी है? लोगों को गलत फहमी है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। भैया बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। इनडिसिप्लिन, जी नहीं, ये तो अनुशासन सिखाता है। क्रिकेट के मैदान से लेके फुटबॉल के मैदान तक हर जगह खिलाड़ी आदमी सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड होता है। वेस्ट ऑफ मनी है भैया? बिल्कुल नहीं है, पढ़ाई का हिस्सा है। कैरियर नहीं है क्या? क्या बात कर रहे हो भाई साहब। अगर स्पोर्ट्स में करियर नहीं है, फिजिकल एजुकेशन के आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप योग के गुरु बन सकते हैं। कुछ नहीं तो इससे बहुत बड़ा, आप विराट कोहली, आप सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, एक एक हजार करोड़ से ज्यादा के मालिक, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कितने नाम लूं मैं नाम लूं नीरज चोपड़ा का, साइना नेहवाल का, मैं किसका, पीवी सिंधु का नाम लूं। इतने इतने लोग हैं जो इसको कैरियर बना चुके हैं। किसको? खेल को। फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से आज वो वहां पहुंच चुके हैं। और अब फिजिकल एजुकेशन केवल खेल नहीं है, फिजिकल एजुकेशन एक कैरियर भी है, एक डिसिप्लिन भी है, हमें अनुशासन सिखाता है। और केवल बॉडी बिल्डिंग भी नहीं है। ये नहीं कि ऐसे करके बाइसेप बना दिए ये फिजिकल एजुकेशन, नो 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 नो। हमारी शरीर की हर गतिविधि की जानकारी फिजिकल एजुकेशन है। हमारे शरीर को टोटली किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। थोड़ा भावुक हो गया मैं, लगातार बोलता चला गया। भाई ये सब फिजिकल एजुकेशन है। तो पेपर में इसके ऊपर कोई भी सवाल आ जाए ना, कोई भी सवाल आ जाए, तो आई होप आप बड़े इजीली इसको सॉल्व कर दोगे। अगर कोई भी सवाल आता है कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये गलत फहमियां हैं किसके बारे में, लिख दीजिए फटाफट से। फटाफट से लिख दीजिए सब, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप लोग एक्टिवेटेड है फिजिकल एजुकेशन के बारे में। और फिजिकल एजुकेशन और आम पढ़ाई यानी जनरल एजुकेशन एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड भी है। बिल्कुल भैया डायरेक्टली कनेक्टेड है एकदम, कोई इसके अंदर डाउट नहीं है। फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री आप समझ लो, कम से कम 5 सवाल इस वाली स्लाइड में से आपके पेपर में आने ही आने, एटलीस्ट 5 सवाल। ग्रीस के बारे में पढ़ लीजिए भैया। ग्रीस ने ऐतिहासिक रूप से क्या करा? ग्रीस की समय को गोल्डन एज ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का सुनहरा समय कहा जाता है। ग्रीस ने कहा वॉर की तैयारी करनी है तो स्पोर्ट्स खेलो, खेल कूद करेंगे लोग, एक्टिव रहेंगे, बहुत ज्यादा चपल बनेंगे, तेज बनेंगे, एजिलिटी होगी उनके अंदर। तो ग्रीस का क्या काम था? ग्रीस ने स्पोर्ट्स को और वॉर को साथ में लाके खड़ा कर दिया। स्पार्टा एंड एथेंस, ये क्या है? ग्रीस के दो शहरों के नाम हैं जो खेलों की दुनिया में बहुत जरूरी जगह रखते हैं। पुराने ओलंपिक खेल 776 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व में हुए थे। और मॉडर्न ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में पहली बार। वो ओलंपिक खेल जो आज तक चले आ रहे हैं। अंतिम ओलंपिक खेल कब हुए और कहां हुए, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे जरा। अब तक चले आ रहे हैं, इसमें से डेफिनेटली 5 सवाल आ रहे हैं। ओलंपिक खेल और ये सब चीजें किसके सम्मान में, किसकी वर्शिप में, किसकी आराधना में करते थे ये लोग? ज्यूस। ज्यूस यानी सूर्य देव, ग्रीस को, ग्रीस के सूर्य देव ज्यूस उनको कहते हैं। उनके उनकी उनकी वर्शिप में ये सारी चीजें हमारा ग्रीस जो कंट्री है वो करता था। जर्मनी के इस व्यक्ति फेडरिक लुडविग जॉन, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन कहा जाता है, एक टीचर थे वो। यूएसए ने दुनिया को वॉलीबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल वैसे खेल दिया। अच्छा बच्चों ज्यादा परेशान नहीं होना है, 30 मिनट के अंदर ये वीडियो पूरा का पूरा निपटा दूंगा, 9 मिनट तो हो ही गए हैं। जापान ने रेसलिंग, सूमो, जूडो, चाइना ने मार्शल आर्ट। हालांकि अपने अक्षय कुमार से बढ़िया मार्शल आर्ट कौन करता है? अक्षय कुमार किस चीज का फेवरेट है यहाँ पे? अक्षय कुमार, अक्षय कुमार आजकल तो वैसे मैं तो चले आ तेरी ओर, शाहरुख का चल रहा है मामला ज्यादा। बट भाई अक्षय कुमार इज गुड एट मार्शल आर्ट्स, नो डाउट। इंग्लैंड,
हम सब जानते हैं ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर भी 200 साल राज किया। हॉर्स राइडिंग, रेसलिंग, क्रिकेट, आर्चरी, टेनिस ऐसे खेल दुनिया को दिए, किसने दिए? इस इंग्लैंड यानी ब्रिटिश सिस्टम ने दिए। मिलिट्री सिस्टम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, आर्ची वाला मैक्लैरन, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। ये सारी पीडीएफ मैं लिंक के माध्यम से आपसे शेयर करूंगा, इसको पढ़ लीजिएगा। और पेपर में 100% आने वाला सवाल है ये। इस पे से सवाल ना आए तो आप मेरी मूछें काट, मतलब मूछें तो है ही नहीं, मतलब आएगा। वाईएमसीए नाम का इंस्टीट्यूट चेन्नई में हैरी क्रो बक ने 1920 में बनाया था। 1920 में चेन्नई को मद्रास कहा जाता था। का सवाल आएगा, क्या सवाल आएगा? या तो आपसे ये सवाल कर लिया जाएगा कि साहब कहां पे किया था, या ये कर लिया जाएगा कि 1920 में, या ये कर लिया जाएगा कि वाईएमसीए किसने बनाया था। बट इसके ऊपर सवाल आना एकदम तय में तय है भाई, आएगा ही आएगा। आगे चलते हैं। ये है फिजिकल एजुकेशन का फायदा। किसी से भी लड़ो झगड़ो, रॉकी भाई फिजिकल एजुकेशन के एक महान टीचर, जिन्होंने ये बताया कि शूटिंग करनी है तो कैलाश निकावो। खेल के कितने बड़े मतलब प्रेमी थे रॉकी भाई। रॉकी भाई ने दुनिया को कालाश निकाओ के माध्यम से शूटिंग करना सिखाया। रॉकी भाई ने रेसलिंग, सूमो, जूडो, हाथ लड़ाना, ये वो पता नहीं क्या क्या सिखा दिया भाई। मेरिट मेरिट सिखाया था ना केजीएफ 2 में। भाई केजीएफ किस किस की फेवरेट मूवी है? ये क्या है? फिजिकल एजुकेशन का ही तो फायदा था। अगर हमारे प्रिय रॉकी भाई के पास 12th में और ग्रेजुएशन में फिजिकल एजुकेशन नहीं होती, तो क्या वो केजीएफ पे कब्जा कर पाते? क्या वो इतने लोगों की ऐसी तैसी मार पाते? नो 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 नो। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है और आप बोर नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज यस या हेलो इसमें से कुछ एक लिख दीजिएगा। आगे चलते चले जाते हैं। रॉकी भाई को जरा थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं हम, नहीं तो रॉकी भाई जो है हमें आगे पढ़ाई नहीं करने देंगे। फिजिकल एजुकेशन की भारत में जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उसे 6 हिस्सों में बांट दिया है। पहला हिस्सा है प्राचीन काल, दूसरा है वैदिक काल, तीसरा है महाकाव्य युग, रामायण और महाभारत का, फिर है प्री ब्रिटिश रूल यानी कि अंग्रेजों से पूर्व का काल, और आखिरी है ब्रिटिश काल यानी अंग्रेजों का काल। इसमें क्या क्या हुआ, किस समय से किस समय तक का है, ये वाली शीट में से अच्छे से देख लीजिएगा। पेपर में सवाल आने के हाई चांसेस हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, जैसे यहाँ पे लिखा है भारत चेस का बर्थ प्लेस है। महाभारत के टाइम पे चौपड़ खेला जाता था, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती थी। रामायण के समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो समाज की व्यवस्था थी ये थी। वैदिक एरा में, वैदिक एरा वेदों का जो काल था, उसमें सन की वर्शिप, भगवान सूर्य की वर्शिप, आराधना की जाती थी। आर्चरी होता था। उससे पहले डांसिंग, स्विमिंग, बॉक्सिंग, डाइस गेम चलते थे। प्री ब्रिटिश रूल में अलग अलग काल हुए, मुगल काल भी हुआ भाई, अलग अलग गुप्त काल, ये सब लोग तो थे, इन्होंने अलग अलग चीजें लागू करी। और ब्रिटिश रूल में ट्रेनिंग ऑफ सोल्जर्स जो है वो, फिजिकल ट्रेनिंग ऑफ सोल्जर्स को अनिवार्य बनाया गया, स्कूलों में भी शामिल किया गया। क्रिकेट, हॉकी और लॉन टेनिस जैसे गेम जो है वो ब्रिटिशर्स की देन है इस दुनिया को भी। और अलग अलग देशों ने अलग अलग चीजें कंट्रीब्यूट करी। ये पूरी शीट को बच्चों अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये फोटो लगी है ना, ये महिला की, ये आर्चरी है। आर्चरी मतलब तीरंदाजी, तीरंदाजी की बात यहाँ पे हो रही है। अगली स्लाइड की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया का दूसरा यानी छठा पार्ट, या बताए थे ना टोटल 6 हैं, 5 यहाँ थे, और छठा पार्ट कहाँ है? छठा पार्ट भैया यहाँ है। पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी जब भारत आजाद हुआ, ये भैया पूरी टाइमलाइन को अच्छे से याद कर लेना, पेपर में आपके आनी ही आनी है। 1948 में कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के अध्यक्ष थे ताराचंद जी। पेपर में सवाल आ सकता है, आएगा ही। 1950 में एडवाइजरी कमेटी करी बनी। 1953 में पहली स्पोर्ट्स प्रमोशन स्कीम उस समय की मंत्री महोदय राजकुमारी अमृत कौर के द्वारा निकाला गया। 1954 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज तक चल रहा है, ये बना। 1956 में नेशनल फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन प्लान बना। ये ध्यान रखिए 1961 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स बना, कहां? पटियाला में। का इसके ऊपर सवाल आएगा। 1975 में पहली बार महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स चैंपियनशिप बनाई गई। 1982 में साई, SAI, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है 1982 में बनाया गया। 1995 में पहली डीम्ड यूनिवर्सिटी LNIP ग्वालियर। और अब आप आज की डेट में ये सब बैठ के पढ़ रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी तक में फिजिकल एजुकेशन को समाहित कर लिया गया है, योगा के साथ साथ। ये पूरा विकास है, किसका विकास है? ये है फिजिकल एजुकेशन की जर्नी भारत में इंडिपेंडेंस के बाद। बच्चों इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इसमें से कम 5-7 सवाल तो आपके पेपर में आएंगे आएंगे, और आप ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए यहां से चले जाएंगे, ऐसे स्माइल। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बात हो रही है समझ लीजिए।
अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं। देखिए बास्केटबॉल और वॉलीबॉल का खेल विलियम जी मॉर्गन का था। चेस भारत ने दिया था। सूर्य नमस्कार वैदिक पीरियड में होता था। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैदिक पीरियड में सूर्य नमस्कार होता था। चौपड़ के अच्छे खिलाड़ी थे अकबर साहब। गोल्डन एज ऑफ इंडियन फिजिकल एजुकेशन महाकाव्य पीरियड को कहा जाता है, यानी रामायण और महाभारत के समय को। और गोल्डन एज ऑफ स्पोर्ट्स इन वर्ल्ड किसको कहा जाता था? ग्रीस के टाइम को। ग्रीस हमने पीछे पढ़ा था, ग्रीस। ज्यूस सन गॉड थे। इंग्लैंड ने क्रिकेट दिया। तक्षशिला यूनिवर्सिटी आर्चरी के लिए पिछले साल के पेपर में सवाल आया है। ये वाला पेपर जो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, कहाँ गया मैं, रुक जाओ, ये रहा ये वाला पेपर, इसमें सवाल है ये वाला कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी किसके लिए फेमस थी? आर्चरी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस थी। तो इस सारे पॉइंट मैंने किताब में से ना ठूस ठूस के निकाल निकाल के इस किताब में से पढ़े हैं। इसको आप देख लेना। मोहन बगान बंगाल का एक फुटबॉल क्लब, मोहन बगान। इसके अलावा बीसीसीआई आप सब जानते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम की जो भारत में क्रिकेट की जो प्रचारक है और कमेटी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और आज की वर्ल्ड कप भी आज से शुरू हो गया है। आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? क्या भारत का कोई चांस है वर्ल्ड कप जीतने का? यार मुझे तो कम लग रहा है। फेवरेट प्लेयर कौन है आप लोग का? सूर्य कुमार यादव। आई लव हिम, ही लव द वे ही बैट्स। और मुझे उम्मीद है कि भारत विश्व कप में अच्छा करे। उस जमाने में विवेकानंद ने कहा था कि आज हमारे देश को भागवत गीता की नहीं, आज हमारे देश को भागवत गीता की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? फुटबॉल फील्ड की जरूरत है, क्योंकि योग और खेल हमारे मन से सीधे कनेक्शन बनवाता है, स्पिरिचुअल ऊपर तक का कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। ये कहा था विवेकानंद जी से। अच्छे से पढ़ लीजिएगा शीट को, इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। दो कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। एक कंसेप्ट का नाम है फिजिकल फिटनेस और दूसरे का नाम है वेलनेस। तो बच्चों ध्यान रखना, फिजिकल फिटनेस मतलब केवल शारीरिक फिट होना, और वेलनेस मतलब ओवरऑल फिट होना। तो कल्याण या वेलनेस में फिजिकल फिटनेस पहले से समाहित है। जो वेलनेस है, वेलनेस के अंदर फिजिकल फिटनेस होती है। और यह भी कहा जा सकता है कि वेलनेस एक वृहद यानी बड़ा शब्द है। तो पेपर में सवाल आ जाए ना, कौन सा बड़ा शब्द है, ध्यान देंगे सब लोग, तो वेलनेस बड़ा शब्द है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, वेलनेस बड़ा शब्द है। वेलनेस बड़ा शब्द है। वेलनेस मतलब ओवरऑल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, सोशल वेलनेस, इंटेलेक्चुअल, सब तरह की वेलनेस। और उसका एक हिस्सा है फिजिकल फिटनेस, यानी शारीरिक रूप से समृद्ध होना, सुदृढ़ होना। ये होता है फिजिकल वेलनेस, फिजिकल फिटनेस। जबकि हम बात कर रहे हैं यहाँ वेलनेस के बारे में। वेलनेस के कुल 8 घटक या 8 कंपोनेंट बताए गए हैं। इनको ध्यान से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। शारीरिक वेलनेस, भावनात्मक, व्यवसायिक, भाई हमारी नौकरी भी अच्छी होनी चाहिए, हमारे बौद्धिक, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, वो भी फिट होने चाहिए, हमारे आसपास का पर्यावरण अच्छा होना चाहिए, हमारा आध्यात्म अच्छा होना चाहिए, हमारा समाज अच्छा होना चाहिए। और अब लेटेस्ट जुड़ गया है आजकल, बहुत जरूरी है, हम पे पैसा भी होना चाहिए। भाई हमारे जीवन में वित्तीय कल्याण होगा तो ओवरऑल हम वेलनेस में होंगे। फिजिकल फिटनेस केवल और केवल एक छोटा सा पार्ट है। किसका? वेलनेस का, कल्याण का, ओवरऑल का एक छोटा सा पार्ट। क्या है? छोटा सा पार्ट है ये। क्या छोटा सा पार्ट है? वेलनेस का। क्या? फिजिकल एक्टिविटी। नीचे बहुत सारी चीजें लिखी हैं, आप पढ़ लीजिएगा। फिटनेस जो है बहुत सारी चीजों से अफेक्ट होती है, अनुवांशिकता, हेरिडिटी, वीकनेस, वो बहुत सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं। एज, टेंशन, रेस्ट, रिलैक्सेशन, जेंडर, एनवायरनमेंट, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो हमारे कल्याण को, हमारी फिटनेस को, हमारी वेलनेस को इम्पैक्ट करते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है? प्लीज यस सर लिखते जाइएगा। लगभग आधा हमने कर लिया है, आधा और बचा है। फिजिकल फिटनेस के कितने कंपोनेंट है, वो तो बात कर रहे थे वेलनेस की। देखो यहाँ पे पीछे से देख लो, ये वेलनेस जो था ना, इस पूरे वेलनेस के ये 8 पार्ट थे, उसमें एक पार्ट था फिजिकल वेलनेस। उस फिजिकल फिटनेस फिटनेस के 9 और पार्ट हैं। मजबूती, शक्ति, सहन शक्ति, संतुलन, रफ्तार, चपलता, लचीलापन, कोऑर्डिनेशन और एंड्योरेंस। तो बच्चों इन सबको एग्जैक्टली याद कर लेना, क्या क्या मतलब होता है। देखो स्ट्रेंथ का मतलब सिंपल सी बात है, ताकत, पावर, शक्ति, किसी चीज को करने की शक्ति। एंड्योरेंस मतलब कितना हमें देर तक काम करने की क्षमता है, कितनी सहन शक्ति है कि अगर हम थकान हो रहा है फिर भी हम काम करते जा रहे हैं। बैलेंस मतलब शरीर का संतुलन कितना बढ़िया है। कुछ लोग आपने देखा होगा पतली सी पतली जगहों पे बड़े बैलेंस के साथ चल लेते हैं, या क्रिकेट खेलते हैं, बैटिंग अच्छे से कर रहे हैं, खड़े हुए, बैलेंस उनका कितना बॉडी का अच्छा है, अपने शरीर को प्रॉपर्ली संभाल पाते हैं नहीं। स्पीड, रफ्तार का मतलब होता है एक ही दिशा में तेजी के साथ चल पाना, होता है रफ्तार। ध्यान से सुनिएगा। सब लोग सुन रहे हैं? यस सर लिखिए फटाफट। सब लोग सुन रहे हैं? यस सर लिखिए फटाफट। यस सर। एक ही दिशा में तेजी से चलना कहलाता है रफ्तार, और अलग अलग दिशा में तेजी से मूव कर पाना कहलाता है चपलता या एजिलिटी।
इन दोनों शब्दों को समझ लेना। एक ही दिशा में तेजी से चलना रफ्तार, एक ही दिशा में, और अलग-अलग दिशाओं में ये जो चुस्ती-फुर्ती कहते हैं, उसे कहते हैं एजिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे ये मैं अपने हाथ को ऐसे मोड़ के ऐसे ले आया, ये मेरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी है, इससे भी बहुत सारी मदद मिलती है। कोऑर्डिनेशन, जैसे कि कोई काम कर रहा हूँ तो मेरे शरीर के विभिन्न अंगों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और मेरी मसल जो है, मांसपेशियों की सहन शक्ति अधिक होनी चाहिए। हालाँकि इनमें से मुख्य जो माने जाते हैं, वो मजबूती, लचीलापन, सहन शक्ति और रफ्तार माना जाता है। ठीक है? एक फिट व्यक्ति जीवन को बेहतर तरीके से जीता है। बिल्कुल सही बात है भैया। और बीमार पड़ने से भी बचाता है। बिल्कुल सही बात है। तो 9 कंपोनेंट याद रखिएगा, 4 मुख्य याद रखिएगा। चपलता क्या होती है, रफ्तार क्या होती है? क्लियर हो गया सबको? इसमें पेपर में सवाल आया है पिछली बार। आप लोगों को क्लियर हो गया रफ्तार क्या होती है, चपलता क्या होती है? क्लियर है सबको? नहीं हो तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, मैंने क्लियरली बताया है। एक दिशा में तेजी से चलना हो गया रफ्तार, और अलग-अलग डायरेक्शंस में तेजी से, फुर्ती से मूव करना हो गया हमारा चपलता। देखिए, 8 डायमेंशंस ऑफ वेलनेस यहाँ बताए हैं, ये सारे के सारे मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, तो दोबारा से इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगली बात पे आ जाते हैं, फिर से वही बात जिसमें पेपर में आएँगे सवाल। वेट मैनेजमेंट, शरीर में कितना वजन है, मोटापा जो है इसको नापने के लिए एक इंडेक्स बनाया जिसका नाम रखा बॉडी मास इंडेक्स। पेपर में सवाल आया बीएमआई, बीएमआई इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो बॉडी मास इंडेक्स है, लगा दीजिएगा। इसकी कैटेगरीज को अच्छे से देख लीजिए, बहुत अच्छे से देख लीजिए। अंडरवेट होता है अगर 18.5 से नीचे आए, नॉर्मल की ये रेंज है, ओवरवेट की ये रेंज है, ओबेस की ये रेंज है, एक्सट्रीमली ओबेस, ओबेस का मतलब हिंदी में कौन लिख रहा है? ओबेस का मतलब हिंदी में, भाई ओबेस का मतलब होता है मोटापा। जी हाँ, मोटापा जो है 35 से ऊपर एक्सट्रीमली ओबेस माना जाता है। कैसे निकलेगा ये? फॉर्मूला दे रखा है, पेपर में आया तो लिख देना, केजी अपॉन मीटर स्क्वायर, मतलब हाइट, केजी वजन अपॉन मीटर स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारा ये जो क्वेश्चन निकल के आएगा, ये हमें बताएगा कि हमारा बॉडी मास इंडेक्स क्या है। इसके अंदर जो ओबेसिटी वाला पार्ट है, यानी यहाँ पे ध्यान रखना, एक व्यक्ति मोटा कब दिखाया जाता है बीएमआई के अनुसार? जब उसका बीएमआई 30 पार कर जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? मोटापे की श्रेणी के अंदर आ जाएगा। मोटापे की भी कई सारे ग्रेड बताए गए हैं, ये तीनों ग्रेड आप याद कर लीजिएगा। ग्रेड 1 25 से ऊपर और 30 से कम में थोड़ा बहुत ओवरवेट होता है। ग्रेड 2 30 से 40, ये वाली जो वाली बात है ना, इसको ग्रेड 2 कहते हैं। और ग्रेड 3 40 से ऊपर भी चला जाए तो भैया खतरनाक, खतरनाक मोटापा उसको कहते हैं। पेपर में एक सवाल आया था कि मेडिकली आपको मोटा कब कहा जाएगा? अबव 30, अबव 30 वाली कैटेगरी में आपको मेडिकली मेडिकली मोटा बताया जाएगा। ये इसके रीजंस हैं, और ये वो तरीके हैं जिससे आप इसको मैनेज कर सकते हो। एक्टिविटी करो, ज्यादा मोटा कोई हो जाता है दवाइयां भी लेनी पड़ सकती हैं। डाइट को कंट्रोल करो, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो, खान पान को सही करो, फिजिकल इनएक्टिविटी को हटाओ। ये सारे काम करके क्या होगा? मोटापे से बचा जाता है, और मोटापा कई सारी बीमारियों की जड़ होता है, ये तो हम अच्छे से जानते ही हैं। मोटापे की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है? देखो, एक तो फायदा होता है, बंदा ऐसा ना क्यूट हो जाता है, उसके गाल वाल खींचने में अपने को मजा आता है। लेकिन ये गाल खींचने के चक्कर में ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये कहाँ ले जाओगे? पाचन क्रिया की संबंधित समस्याएं, दिल के डिजीज हो सकते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो सकती है, टाइप 2 वाली डायबिटीज हो सकती है। मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, पिछले वाली क्लास में, पिछले सेमेस्टर में जब हमने फर्स्ट एड पढ़ा था, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज का अंतर, वहां पे जाके पढ़ लेना। कैंसर भी हो सकता है, स्लीप प्रॉब्लम्स होती है, थकान रहना, मोटे लोगों को अक्सर थकान की समस्या होती है। मसल्स क्रैम्प, भैया अगर आप बहुत ज्यादा कोशिश करोगे, आपका वजन इतना ज्यादा है, तो निश्चित सी बात है कि आपको चोट लगने के, आपकी मसल में ऐंठन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ पाते हैं। बट एक फायदा है, एक फायदा है, आप क्यूट बड़े होते हो। है, मैं हूं ना क्यूट? वैसे हाँ, हो सकता है एक आध कोई बंदा मेरे बारे में कुछ बुरा भी लग दे, बट क्यूट तो मैं हूँ। अगर मैं क्यूट लग रहा हूँ और आपको ये वाली वीडियो काम आ रही है, तो जल्दी से यस सर लिखिए। यस सर लिख दीजिए, लिख दीजिए। चलिए, हार्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। पेपर में सवाल आए तो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, राइट साइड में 2, लेफ्ट साइड में 2। क्या क्या काम करते हैं यहाँ पे बता दिया, पीडीएफ दूंगा, उसमें से पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट एड एंड हेल्थ में पिछले साल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको, तो बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो को भी खत्म करना है हमको बहुत ही जल्दी। लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, जीवन शैली क्या होती है? कहते हैं ना, ये तो बाबू राव का स्टाइल है, ये तो बाबू राव का स्टाइल है। बाबू राव का क्या स्टाइल है? बाबू राव का स्टाइल है कि अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, जल्दी सोता है, जल्दी उठता है। ये है बाबू राव का स्टाइल। तो जो बाबू राव का स्टाइल है, उससे क्या फायदे हैं? इससे फायदे हैं
इंपॉर्टेंट, हमारी दीर्घायु होती है, हमारे शरीर में ताकत बनी रहती है, स्ट्रेस से फ्री हो जाते हैं, आत्मविश्वास से बढ़े रहते हैं, बीमारियों से बचते हैं और वेलनेस, बताया ना, वेलनेस बड़ा वाला टर्म है, वेलनेस हमारी बनी रहती है। क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करना चाहिए, समाजीकरण सोशलाइजेशन करना चाहिए, अच्छे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, अच्छी स्लीप लेनी चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और हमारे स्ट्रेस को हमें मैनेज करना चाहिए। अगर ये सब काम करेंगे तो हम क्या करेंगे? बाबूराव के स्टाइल में अच्छी जीवन शैली से जिएंगे, अच्छा लाइफस्टाइल, और अच्छा लाइफस्टाइल होगा तो हमारे शरीर में बीमारियां लगने का चांस, दिक्कतें होने का चांस कम से कम हो जाएगा। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको सब पढ़ लेने हैं कि भैया पानी के 7-8 गिलास पियो, 20 मिनट पैदल चलो, जल्दी सो जल्दी उठो, धूम्रपान तंबाकू ना लो, 20 से 30 मिनट का व्यायाम करो, शरीर में ऊर्जा बनी रहती है इससे, नारियल पानी जरूर पियो, सब्जियों में फाइबर होता है उसका प्रयोग करो, संचारी और गैर संचारी रोग को याद रखें, बताया था ऐसे रोग जो एक से दूसरे में फैलते हैं जैसे कोरोना वायरस संचारी रोग हैं, और गैर संचारी रोग हो गया जैसे कैंसर। दूध कैल्शियम देता है और एक व्यक्ति को 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, किस लिहाज से? आपके पेपर में आने के लिहाज से। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ आपके पेपर में इसमें से बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, तब तो तुम वीडियो को लाइक करोगे ही करोगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं जो मैं लगातार इसके साथ रखता जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट स्लाइड क्या कहती है भाई? इंपॉर्टेंट स्लाइड कहती है कि फैट जो होता है वो हमें 1 ग्राम पे 9 कैलोरी, अल्कोहल 7 कैलोरी, प्रोटीन 4 कैलोरी, स्टार्च 4 कैलोरी, शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी देता है। ये फिगर भैया याद कर लेना, फैट कितना देता है, अल्कोहल कितना देता है, प्रोटीन कितना देता है, कार्बोहाइड्रेट कितना, कितनी कैलोरीज हमारे शरीर को देता है। वैसे हम फर्स्ट एड एंड हेल्थ में ये पढ़ चुके हैं। अगर आपको वीडियो में बोरियत आ रही है, परेशान हो रहे हैं, तो बस 10-15 मिनट और बने रहिए, पूरा का पूरा सिलेबस खत्म होने वाला है भाई। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? बोर तो नहीं हो रहे? अगर हो रहे हो तो यस सर लिख दो और नहीं हो रहे हो तो यस सर लिख दो। क्यों? क्योंकि पढ़ना तो हमको पड़ेगा, हम करेंगे क्या भाई? और फिर याद रखो फिजिकल एजुकेशन से क्या बना था बंदा? रॉकी भाई। सलाम रॉकी भाई। आगे, अब आ गए हम योगा सेकंड पार्ट और अंतिम पार्ट की तरफ कि भैया योगा क्या होता है। तो योगा के बारे में मुख्य मुख्य बिंदु मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं। सबसे पहला कि 5000 साल पुराना है और नॉर्थ इंडिया में से ये उत्पन्न हुआ है। सबसे पहले ऋग्वेद में इसको डिस्क्राइब किया गया है और उसका अल्टीमेट जो गोल है ना, वो ब्रह्मा की तरफ यानी एंटरटेनमेंट टुवर्ड्स ब्रह्मा है। फर्स्ट योगी किसको माना जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लॉर्ड शिवा को माना जाता है। आपने देखा होगा ना, लॉर्ड शिवा ऐसे मतलब त्रिशूल लेके और अलग अलग पोजेस में यूं करके खड़े हैं। तो लॉर्ड शिवा के जो पोजेस हैं उनको माना जाता है विश्व का, संसार का प्रथम प्रथम योगी। तो प्रथम योगी पेपर में आएगा तो इजीली लगा देंगे ना। क्या लिख के आएंगे? जरा लिखिए जल्दी से, क्या लिख के आएंगे? जी हाँ, लॉर्ड शिवा लिख के आएंगे। मेन टाइप्स ऑफ योग कौन कौन से होते हैं? देखो, ये राजयोग है जो महर्षि पतंजलि ने दिया था, इसमें अष्टांग योग बताया था। अष्टांग योग मतलब अष्ट मतलब होता है 8, तो इसमें 8 योग बताए गए हैं, अभी आगे क्लियर हो जाएंगे। एक है ज्ञान योग, एक है कर्म योग, एक है भक्ति योग। तो भैया इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट राजयोग है जो पेपर में बहुत सारे सवाल इसके अंदर से बनेंगे, वो अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पढ़ लीजिएगा, राजयोग महर्षि पतंजलि, ये इसी की हिंदी यहाँ पे मैंने कर दी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मौजूद है। इस वाली स्लाइड को इस लिहाज से जरूर पढ़ लेना कि इसमें महर्षि पतंजलि का नाम है, 5000, नॉर्थ इंडिया, ऋग्वेदा, अल्टीमेट गोल ब्रह्मा, फर्स्ट योगी लॉर्ड शिवा, 4 टाइप, ज्ञान योग, ये सब चीजें जो इसके अंदर लिखी, अष्टांग योग, 8, अष्टांग का मतलब 8, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो भक्ति योग है, नीचे सबसे लिखा है भक्ति योग, हमें क्या कहता है? भगवान के साथ यूनियन करो भैया, भगवान के साथ मिलन जो है, ईश्वर पशु पक्षियों के माध्यम से, वो क्या है? वो है हमारा भक्ति योग। कर्म योग क्या है? कर्म करते जाओ, योग कर्म विधान, सबसे कर्म करते जाओ। और ज्ञान योग कहता है कि ज्ञान का मार्ग जो है वो अपनाओ, और वो सबसे कठिन मार्ग भी होता है। अगली स्लाइड की तरफ चल रहे हैं। मॉडर्न इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, आज के दुनिया में योगा की क्या इंपॉर्टेंस है? भैया बड़ी इंपॉर्टेंस है, देख लो। फिजिकल मेंटल फायदे हैं, डब्ल्यू एच ओ की फुल फॉर्म लिख दो सब लोग। वर्ल्ड हेल्थ, क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मेडिसिन की दुनिया में योग करो, मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। स्पोर्ट्स की दुनिया में बड़े बड़े खिलाड़ी अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, अपनी बॉडी को फिट करने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? योग करते हैं। एजुकेशन की दुनिया में आप योग के
साइंस को पढ़ के योगा टीचर बन सकते हैं, हमारी फैमिली में, हमारी सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में, इकोनॉमी से मतलब ये कि हमारा मन शांत होगा, हम ज्यादा कार्य कर पाएंगे, फिजिकली फिट होंगे, तो हम देश की इकोनॉमी में भी योगदान कर पाएंगे। ये सारे मॉडर्न एडवांटेजेस हैं योगा के। कोई बहुत मुश्किल चीज इसके अंदर बताई नहीं गई थी, बड़ी इजी इजी चीजें हैं। आगे चले चलते हैं और ये बता रहा हूं अष्टांग योग। ये अष्टांग योग में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। 8 इसकी स्टेजेस हैं। ये 8 स्टेजेस सीरियल नंबर के साथ आपको याद करनी है कि पहली यम है, दूसरी नियम है, तीसरी आसन, चौथी प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि मतलब अंतिम, जब आप स्थिर हो जाते हैं एकदम। यहाँ आप इतना बड़े योगी हो जाते हैं कि आपको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। बुरे काम छोड़ना यम है, अच्छे काम करना नियम है, शरीर को स्वस्थ रखने में आसन लगाते हैं, सांसों पर संयम कायम करना प्राणायाम कहलाता है, अपने दोषों को दूर करना प्रत्याहार कहलाता है। ये सारे के सारे 8 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। पेपर में सवाल इसी तरीके के करेगा। प्राणायाम कौन से नंबर का स्टेप है, क्या लिख के आओगे? प्राणायाम कौन से नंबर का स्टेप है, क्या लिख के आएंगे? 4। धारणा कौन से नंबर का है? 6। जब हम व्यक्ति स्थिर हो जाता है, स्थिर मतलब स्टेबल, स्टेबल हो जाता है, कौन सी क्या है वो? समाधि। समाधि 8वां। बुरे काम को छोड़ना क्या है? यम है, यम नंबर 1। तो ये सारे हमको याद कर लेने। पीडीएफ भैया ध्यान से समझ लेना, ध्यान से समझ लेना, जो जो मैं आपको पीडीएफ के अंदर देने जा रहा हूं, अच्छे से पढ़ लेना। पूरा पेपर में आएगा ही आएगा, निश्चित है। यही सवाल तो आएंगे और क्या पूछेंगे। योगा के ऊपर 2015 में शुरू किया गया, क्या शुरू किया गया? इंटरनेशनल योगा डे, जो मनाया जाता है 21 जून को। पेपर में आने वाला सवाल ये भी हो सकता है और 2015 ये भी हो सकता है। 2023 की जो थीम थी, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम मतलब दुनिया एक कुटुंब है, हम सब मिलके इस दुनिया में। जो G20 की भी थीम थी ये 2023 की। और पिछले साल पूछा गया था, 2021 की थीम पूछी थी। किस वाले पेपर में? इस वाले पेपर में। तो आपके पेपर में भी कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए मैंने 3-4 साल की थीम कंपाइल कर दी है। साल ध्यान रखना, डेट ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना, भूलना नहीं बिल्कुल भी। बड़ा इजी है, कोई टिपिकल नहीं। 31 मिनट हो गए वीडियो को, 10 मिनट और बचे हैं क्योंकि केवल 10 स्लाइड और बची हैं। आसन क्या होते हैं? आसन क्या होते हैं? जो ऐसे योग में आसन लगाते हैं ना, बस वही आसन होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है विभिन्न जो शारीरिक मुद्राएं हैं या फिजिकल पोस्टर्स हैं, अपनी माइंड और बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, वो होते हैं आसन। महर्षि पतंजलि ने कहा था कि ए पोजीशन इन विच अ पर्सन कैन सिट कंफर्टेबली एंड स्टेडली फॉर एक्सटेंडेड पीरियड इज कॉल्ड आसन। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दी है। कुल मिला के आसन क्या है? वो जो विभिन्न मुद्राएं होती है ना योग में, वो होती है आसन। और आसन बना है संस्कृत के शब्द अस से, जिसका अर्थ होता है बैठने की जगह या शरीर की मुद्रा। अलग अलग गुरुओं ने अलग अलग आसन बताए हैं। हठ योग में भगवान शिव द्वारा सिखाए गए 84 आसन बताए हैं। वहीं श्री धर्मामित्रा ने 1300 प्रकार के आसन बताए हैं। पेपर में ये सवाल भी आए हैं कि 84 किसने दिए, या हठ योग में कितने हैं, या श्री धर्मामित्रा ने कितने दिए थे। भाई 8-9 मिनट और लूंगा, प्लीज मेरे साथ बने रहना। एक बार अच्छे से लिख दीजिए, यस सर हम सुन रहे हैं, या कुछ भी आप कहना चाहें कमेंट में अपना। मतलब बोर मत होइए होगा, बस 8-10 मिनट में, मतलब पूरे साल की क्लास हम एक वीडियो में निपटा रहे हैं, तो यार थोड़ा सा तो आपसे भी धैर्य चाहिए। आसन का क्लासिफिकेशन बताया है, वर्गीकरण बताया है। योग आश्रम के अनुसार 3 प्रकार के आसन बताए गए हैं। ध्यानात्मक आसन, जिसमें हम ध्यान लगाते हैं। आरामदायक आसन, जो शरीर को आराम प्रदान करते हैं। और सांस्कृतिक आसन, कल्चरल आसन, यानी जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो भाई पेपर में सवाल आ जाएगा, ध्यान लगाने वाले आसन को क्या कहते हैं? बड़ा सिंपल सवाल होगा, ध्यानात्मक आसन कहते हैं। 2 तरीके के क्लासिफिकेशन है, एक तो योग आश्रम के अनुसार है, और एक बॉडी की पोजीशन। तो भाई बॉडी की पोजीशन हो सकती है खड़ी हुई, आगे झुकी हुई, बैठी हुए, उल्टे, पेट और कमर के बल, या घूमने वाली ट्विस्टिंग। तो ये सारी 6 प्रकार दिए गए हैं शरीर की स्थिति के अनुसार, और 3 प्रकार दिए हैं योग आश्रम के अनुसार। देखो पेपर में सवाल आया है इस वाले में, उसमें यही लिखा है कि शरीर की स्थिति के अनुसार कितने प्रकार के आसन बताएं। क्या आंसर लिख के आओगे? शरीर की स्थिति के अनुसार कितने प्रकार के आसन है, क्या आंसर लिख के आओगे? 6 लिख के आओगे। ये भी भैया पढ़ लेना, शरीर को लचीलापन देता है, एकाग्रता बढ़ाता है, और आसन जो है सांस से लेके हमारे माइंड सबको कंट्रोल करने में हमारी क्या करता है भाई? मदद करता है। कोई इसमें डाउट है ही नहीं हमको। सबसे पहला प्राणायाम,
अब हम प्राणायाम की बात कर रहे हैं। वैसे मेरा नाम भी प्रणय है। तो प्राणायाम में क्या होता है, हम अपनी सांस को रोकने और छोड़ने की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि हमारे पूरे शरीर को स्वच्छ कर देता है। प्राणायाम के अंदर ये 3 चीजें ध्यान रखना, पूरक, कुंभक, रेचक। ये यहाँ पे एग्जांपल है कि जब मेरे लंग्स खाली हैं, यानी मेरे शरीर में सांस छूटी हुई है इस समय, और मैं सांस अंदर खींच रहा हूं, तो क्या कहलाता है? सांस अंदर खींचना क्या कहलाता है? पूरा इनहेलेशन। सांस को अपने अंदर बनाए रखना, ये रिटेंशन, कुंभक। और सांस को छोड़ देना, रेचक, एक्सलेशन, एक्सहेलेशन कहलाता है। और मेरे फेफड़े फिर एम्प्टी हो गए। ये नाक को बंद करके खींचते हैं, रिटेन करते हैं, दूसरी नाक से छोड़ देते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? प्राणायाम कहते हैं। ये हमारे शरीर में हमारे को सांस के माध्यम से शरीर को स्थिर करने में बहुत ही ज्यादा सहायता करता है, और बॉडी और माइंड के बीच में प्योरिटी और एक स्टेबिलिटी लाने में मदद करता है। जनरली सिटिंग पोजीशन में होता है। ये फोटो है प्राणायाम का। अब आप बस देखते जाइए जल्दी जल्दी से। प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं। आप इसको आराम से पीडीएफ में देख लीजिएगा। एक ब्राह्मरी होता है। ब्राह्मरी में हम आवाज निकालते हैं, सुन पा रहे होंगे आप। कपाल भाती बड़ा ही फेमस है, बाबा रामदेव करके दिखाते हैं टीवी पे। भस्त्रिका, नाड़ी शोधन, शीतांजलि, उज्जयी, अनुलोम विलोम, शीतकारी। इन सब में क्या क्या होता है वो भी यहाँ लिखा गया है। पेपर में अगर सवाल आए कि कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक हमारे शरीर को ठंडा रखने में मदद करती है, तो आप लिख के आएंगे नंबर 8, शीतकारी। कौन सी टेक्निक जो होती है डिटॉक्सिफाई करती है बॉडी को? कपाल भाती। बड़े आराम से आप लोग उसको लगाएंगे। ये मैं स्लाइड आपसे शेयर तो करने जा ही रहा हूँ, वहां आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप उससे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। कोई समस्या वाली बात यहाँ पे नहीं है। अगली स्लाइड, और बड़ी जरूरी स्लाइड जो बहुत ही फेमस है, सूर्य नमस्कार। इंपॉर्टेंट क्या है? सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं और 12 ही मंत्र होते हैं, और ये हमारी ओवरऑल हेल्थ और रिलैक्सेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ के लिए इन्वॉल्व। तो सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप होते हैं लिखिए जरा जल्दी से। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन सूर्य नमस्कार? 12, 13, 14, 15। यस, द राइट आंसर इज 12। कितने मंत्र होते हैं? हर स्टेप का एक मंत्र होता है, और आपको याद करना है पेपर से पहले कि पहला स्टेप है ये, दूसरा स्टेप है ये, तीसरा स्टेप है, सॉरी दूसरा ये है, तीसरा ये है। इस तरीके से इनके क्या क्या, ओम सूर्याय नमः, ओम उमानवे नमः, ये सारे के सारे स्टेप्स आपको याद कर लेने हैं। हस्त उत्थान आसन, ये सब, अश्व संचालन आसन, इसका कोई वीडियो आप चाहे तो मैं शेयर कर दूंगा। बट सूर्य नमस्कार 12, 12 ही मंत्र। पहला कौन सा होता है, अंतिम कौन सा होता है? जैसे हमने अष्टांग योग में याद किया है, वैसे ही इसमें भी हम याद करेंगे। ये हो गई स्लाइड नंबर 30 भी खत्म। अब तो बस बहुत जल्दी हमारी स्लाइड जो है वो खत्म होने वाली है। कुछ प्रचलित आसनों के बारे में कहा गया भैया, भुजंगासन, जिसमें हम स्नेक, कोबरा की तरह, मतलब सांप जैसे ऐसे फन उठाता है अपना, उस तरीके से फन उठाता है, ये भुजंगासन है। नौकासन, नाव जैसे हम बन गए। इनके क्या एडवांटेजेस है ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं। बोल के मैं क्या करूंगा, आपसे पीडीएफ शेयर कर ही रहा हूँ, उसमें पढ़ लीजिएगा। महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है ये फैट, बेली फैट, पेट का फैट और खून के सर्कुलेशन को बढ़ाने में, डाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, माना जाता है। हलासन, हलासन में देखो हल की तरह जो खेत में हल चलता है वैसी बॉडी बना लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ थायराइड, जो थायराइड और स्पाइन के इश्यूज हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। पद्मासन, पद्म मतलब लोटस, लोटस की तरह हम जब बैठ जाते हैं तो ये होता है पद्मासन। इसमें क्या क्या होता है देखो, वो भी मैंने लिख दिया। हंगर बढ़ा देता है, और आपको प्लाज्मा, खून के अंदर पाया जाता है प्लाज्मा, उसके फॉर्मेशन में भी बहुत ही मदद करता है। जल्दी जल्दी इसलिए चल रहा हूं कि अंतिम को स्लाइडें बची हैं और केवल आसनों की बात होनी है। शवासन होता है, डेड पोस्चर कहते हैं इसको, ऐसे पड़ा रहता है इंसान और अपनी सांस के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल पा लेता है, और उससे क्या होता है, बीपी को रेगुलेट करने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है। हाई बीपी की बीमारी अगर सॉल्व करनी है, शवासन करिए। मकरासन, क्रोकोडाइल पोज, अस्थमा में बहुत ही हेल्पफुल होता है। सब लिख दिया है मैंने यहाँ पे, इसको पढ़ लेंगे, आपके पेपर का काम पूरी तरीके से हो जाएगा। ये देखिए धनुरासन, ताड़ासन। ताड़ासन बड़ा अच्छा सा होता है, आराम से आप कर सकते हैं इसको। हाइट बढ़ती है, छोटे छोटे वाले लोग हैं यहाँ पे,
भाई कितने ऐसे लोग हैं चाहते हैं उनकी हाइट बढ़ जाए, ताड़ासन करना शुरू कर दो सुबह सुबह, बड़ा मजा आ जाएगा। हमें तो नहीं पता था अपने बचपन में, आप लोग को पता है, इसको यूज करिए। धनुरासन लगाना ही अपने आप में बड़ा टास्क है। मतलब मैं तो उलझ जाऊंगा इस आसन को लगाने में। मतलब योगा करने से क्या होता है, कई बार हमें अपनी ऐसी ऐसी हड्डियों को पता चलता है जो हमें भी पता नहीं थी कि हमारे अंदर है। तो भाई चलो एनीवे, किडनी की प्रॉब्लम्स को क्योर करता है। क्या क्योर करता है किडनी की प्रॉब्लम को? धनुरासन क्योर करता है। अंतिम 3 स्लाइड बची हैं भाई। ये आप इसको जानते हो? ये कौन है? और ये कौन है बता दो। अंतिम 3 स्लाइड बची हैं बस। भाई ये जो जवान सॉरी ये बंदा है, ये कौन है? नहीं संजय दत्त तो है, इसके रोल का नाम क्या है? इसके रोल का नाम क्या है? इसके रोल का नाम था ना कांचा। कांचा में क्यों लगाया यहाँ पे मैंने कांचा? कांचा भाई को इसलिए याद किया क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के ट्रेडिशनल गेम्स, जो कि हैं 4। गिल्ली डंडा, कंचा, टापू और गुट्टे। आप में से कितने लोगों ने ये गेम देखे या खेले हैं? आप खुद बताइएगा। देखो ये तो भैया है गिल्ली डंडे का गेम, ठीक है, एक लकड़ी की डंडी और एक लकड़ी की गिल्ली, मारो, क्रिकेट जैसा गेम हो गया। दूसरा गेम ये, इसमें 8 घर हुआ करते थे, ईंट फेंका करते थे और फिर टांग लेके ऐसे कूदते हुए जाया करते थे। खेला आप में से किसी ने? कितने लोगों ने खेला ये गेम, जल्दी से बताइए मुझे। कितने लोगों ने गिल्ली डंडा खेला है? कितने लोगों ने स्टापू खेला है? कितने लोगों ने गुट्टे खेले हैं? कितने लोगों ने कंचे? क्रिकेट का गेम आजकल हम खेल रहे हो या कहीं पे भी घर में भी बैठे हो और आपने किसी चीज पे जोर से निशाना लगा दिया, तो सबसे पहले क्या कहता है आदमी? बहुत कंचे खेले हैं बेटा, बहुत कंचे खेले हैं, जरा इनके बारे में ढंग से समझ लो। गिल्ली डंडे का खेल जो होता है एक रिस्की गेम है। रिस्की क्यों है? किसकी गिल्ली किसी की आंख में लग गई ना तो भाई साहब भैंस की आंख हो जाती है। किसकी आंख हो जाती है देखो? भैंस की आंख हो जाती है। गिल्ली होती है थोड़ी सी एग जैसी शेप की होती है और वुडन होती है, इसके अंदर तो खैर कोई डाउट नहीं है। कंचे को गोली भी कहते हैं, पत्थर भी कहते हैं, गोटी भी कहते हैं। और ये हड़प्पन हड़प्पन सभ्यता जो थी उस समय से चला आ रहा खेल है। इस टापू को तमिल में नोंदी भी कहते हैं और जंपिंग का ये गेम है, ये वाला हमारा बना हुआ है यहाँ पे। और गुट्टे, इवन एडल्ट जो हैं आज भी, ये वाला ये जो बना हुआ ना इसमें अंदर कुछ वैसे चिए विए लेके हम उछाल के खेला करते थे, बड़ा ही पॉपुलर गेम है। आज भी लोगों को मौका मिल जाए तो खेल लेते हैं। हालांकि आप तो अब क्या ही खेलोगे, आप तो मोबाइल पबजी वाले बच्चे हो। पबजी से ध्यान आया, सीमा हैदर भी पबजी, और सचिन, लप्पू सो सचिन, पबजी के चक्कर में लप्पू सो सचिन, सीमा हैदर, इतना बवाल हुई गवा। इससे बढ़िया गिल्ली डंडा खेलो, कंचा खेलो, स्टापू खेलो, कुट्टे खेलो। हाँ यार पबजी के चक्कर में पड़े हो। अंतिम 2 स्लाइड बची हैं, आगे जा रहा हूँ। कांचा को याद रखना, ठीक है, कांचा को याद रखना। अगली स्लाइड की तरफ ले जा रहा हूँ। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं, यानी खाली समय में की जाने वाली एरोबिक्स। सप्ताह में 3-4 बार करना चाहिए। एरोबिक मतलब सांसों के माध्यम से जो एक्सरसाइजेस की जाती है, जिसमें सांस को रोकना छोड़ने की प्रैक्टिस की जाती है। तैराकी हो, चाहे दौड़ना हो, चाहे साइकिल चलाना हो। जुम्बा, जुम्बा एक प्रकार का नृत्य है जो कि आजकल जिम्स में बड़ा फेमस है, आपको पता होगा जुम्बा। और ये 1 घंटा अगर ये जुम्बा डांस कर लिया ना, आप तो होगा सर हम तो ये पढ़ाई के नाच में ही नाचे जा रहे हैं, बट जुम्बा डांस 650 कैलोरी 1 घंटे में बर्न करता है। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। और मनोरंजन अभियान जीडी सोंधी, पिछली बार पेपर में सवाल आया इसी वाले में जो मैं आपको कल दिखाने जा रहा हूं। जीडी सोंधी ने मनोरंजन अभियान जो है लॉन्च किया था। और मैं आ गया हूं लास्ट स्लाइड की तरफ। 42 मिनट्स होने वाले हैं और मेरी लास्ट स्लाइड की तरफ नहीं, ये लास्ट ही स्लाइड थी। ओके, मेरी स्लाइड्स खत्म हो गई बट एक स्लाइड बीच में मिस हो गई थी, इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि गिल्ली जो होती है वो एग शेप्ड होती है। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अलग अलग जो अवार्ड्स हैं मैं आपको ग्रुप में भी पोस्ट कर दूंगा, उन्हें पढ़ के जाइएगा। ये जो किताब है इसमें कुछ और एमसीक्यू हैं, मुझे लगते हैं 2-4, वो मैं चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, आप उसका लिंक नीचे से उठा लीजिएगा, वहीं में आपको सब मिल जाएगा। का द्रोणाचार्य अवार्ड कोच को दिया जाता है, प्रशिक्षक को। नेशनल स्पोर्ट्स बांग्लादेश का है कबड्डी। कंचा ग्लास का बना होता है। खो खो एक इंडियन गेम है। चेस भी बताया था इंडियन गेम है। और पूरी की पूरी स्लाइडें जितनी भी मेरे को आपको पढ़ानी थी ना भाई, जितनी भी स्लाइडें पढ़ानी थी वो सारी की सारी खत्म हो गई हैं। और अब हम बन गए हैं रॉकी भाई। अरे रॉकी भाई को क्या देखना है, ऐसे करके खड़े हैं, मुझे देखिए। तो इसी के साथ हमारी पूरी की पूरी ये क्लास खत्म हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपकी कुछ मदद कर पाया हूँगा। अगर उसका जवाब हाँ है तो आप मुझे एक प्यारा सा हेलो लिख दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि ये बीए 4th सेमेस्टर का राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के पेपर है, तो मैं इसको जल्दी से जल्दी डाल दूं, जिससे कि मैंने काफी सारे पॉइंट नोट किए हैं। जैसे एक ऑब्जेक्टिव सवाल है तो उस ऑब्जेक्टिव सवाल के ऑप्शन से क्या क्या समझ में आता है
वो वैसे मैंने पीपीटी में भी समाहित किया है। बट ये और हम कल पढ़ लेंगे, तो परसों जो 7 तारीख को आगरा यूनिवर्सिटी में बीए का एग्ज़ाम है ना भैया, वो तो आप लोग रॉक कर जाएँगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, मैं आपको कहना चाहूँगा गुड बाय, मैं आपको कहना चाहूँगा बाय बाय, और अच्छे से पढ़ते रहिए। आपके सारे एग्ज़ामों में मदद करने का प्रयास करूँगा, आगे भी करता रहूँगा, और इसी तरीके से एजुकेशन को हम लोग एक-दूसरे के थ्रू पास ऑन करते रहेंगे। अगली बार तक मिलने के लिए फिर से बाय करता हूँ। पीडीएफ के लिंक्स डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, वहाँ से ले लीजिएगा। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।